नमस्ते। जरा सोचिए, क्या होता अगर हिमालय नहीं होता? क्या भारत तब भी वैसा ही होता जैसा आज है? क्या हमारी नदियां ऐसे ही बहती? क्या हमारा मौसम इतना सुहावना होता? या फिर भारत सिर्फ एक विशाल रेगिस्तान बनकर रह जाता? नहीं पता। कोई बात नहीं। आज इस वीडियो में हम इसी अनकहे सच को जानने की कोशिश करेंगे। दुनिया में कुछ दीवारें इंसान बनाता है और कुछ दीवारें खुद प्रकृति खड़ी करती है। ऐसी ही एक दीवार है हिमालय, जो हजारों सालों से भारत और चीन के बीच खड़ी है, शांत लेकिन बेहद शक्तिशाली। आज हम जिन दो देशों को देखते हैं, भारत और चीन, ये सिर्फ पड़ोसी देश नहीं है। ये दो अलग अलग सभ्यताएं हैं, दो अलग सोच, अलग संस्कृति और अलग इतिहास। लेकिन सवाल ये है, जब ये दोनों इतने करीब हैं, तो फिर हजारों सालों तक ये एक जैसे क्यों नहीं बने? क्यों इनका विकास अलग अलग रास्तों पर हुआ? इसका जवाब छुपा है हिमालय में। करोड़ों साल पहले, जब न भारत था न चीन, तब धरती सतह पर एक विशाल हलचल चल रही थी। भारतीय प्लेट धीरे धीरे उत्तर की ओर बढ़ रही थी और एक समय ऐसा आया जब वो यूरेशियन प्लेट से टकरा गई। इस टकराव ने जन्म दिया हिमालय को, दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला, एक ऐसी दीवार जो समय के साथ और भी मजबूत होती गई। हिमालय सिर्फ ऊंचा नहीं है, ये इतना विशाल है कि इसे पार करना इंसान के बस की बात नहीं थी। यहाँ की ठंड, यहाँ की ऊंचाई और यहाँ की हवाएं, सब मिलकर इसे लगभग अजय बना देती हैं। जहाँ भारत की तरफ हरियाली, नदियाँ और जीवन है, वहीं दूसरी तरफ तिब्बत का सूखा, ठंडा और कठोर इलाका है। हिमालय इन दोनों के बीच एक सीमा बनकर खड़ा है। यही वजह है कि हजारों सालों तक भारत और चीन के लोग एक दूसरे से लगभग कटे रहे। ना तो बड़ी सेनाएं इस पहाड़ को पार कर सकीं और ना ही बड़े पैमाने पर लोग एक दूसरे के देश में जा सके। इतिहास गवाह है, भारत पर जितने भी बड़े आक्रमण हुए, वे कभी हिमालय के रास्ते नहीं आए, क्योंकि हिमालय सिर्फ एक रास्ता नहीं रोकता, वह इंसान की हिम्मत भी तोड़ देता है। हालांकि कुछ लोग थे जिन्होंने इस दीवार को पार करने की कोशिश की, व्यापारी, साधु, यात्री, जो दूर दूर तक सफर करते थे। इन रास्तों से कुछ चीजें भारत से चीन गईं और कुछ चीन से भारत आईं, जैसे रेशम, मसाले और सबसे महत्वपूर्ण, विचार। बौद्ध धर्म भारत से चीन तक पहुंचा, लेकिन सीधे हिमालय पार करके नहीं, बल्कि लंबे और कठिन रास्तों से। इसका मतलब साफ है, हिमालय ने संपर्क को पूरी तरह रोका नहीं, लेकिन उसे बहुत सीमित कर दिया। यही कारण है कि दोनों देशों की संस्कृति एक दूसरे को प्रभावित तो करती रही, लेकिन कभी पूरी तरह एक नहीं हुई। समय बीतता गया, सभ्यताएं आगे बढ़ती गईं, लेकिन हिमालय वहीं खड़ा रहा। फिर आया आधुनिक युग, जब इंसान ने तकनीक के सहारे पहाड़ों को चुनौती देनी शुरू की। सड़कें बनी, रास्ते खुले और सीमाएं तय की जाने लगी। लेकिन जहां सीमाएं होती हैं, वहां विवाद भी होते हैं। भारत और चीन के बीच भी ऐसा ही हुआ। एक माओ छेदो, एक ऐसा साल जब हिमालय पहली बार सिर्फ एक प्राकृतिक दीवार नहीं रहा, बल्कि एक युद्ध भूमि बन गया। इस युद्ध में दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने थीं, लेकिन असली दुश्मन कोई और था। हड्डियां जमा देने वाली ठंड, सांस लेने में तकलीफ और हर कदम पर मौत का खतरा। ये युद्ध सिर्फ गोलियों से नहीं लड़ा गया, ये प्रकृति के खिलाफ भी लड़ा गया। इस संघर्ष ने दिखा दिया कि हिमालय अब भी उतना ही कठिन है जितना हजारों साल पहले था। आज भी भारत और चीन के बीच तनाव बना रहता है, सीमा पर सैनिक तैनात हैं और दोनों देश अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं। लेकिन एक चीज आज भी नहीं बदली, हिमालय उस दिन और वो आज भी उतना ही विशाल है, उतना ही खामोश और उतना ही रहस्यमय। लेकिन अब एक नया खतरा सामने आ रहा है, जलवायु परिवर्तन। हिमालय के ग्लेशियर पिघल रहे हैं और ये वही ग्लेशियर है जो एशिया की सबसे बड़ी नदियों को जन्म देते हैं। अगर ये बदलते हैं, तो सिर्फ एक पहाड़ नहीं बदलेगा, पूरी मानव सभ्यता प्रभावित होगी। अगर ये ग्लेशियर पिघलते हैं, तो सिर्फ एक पहाड़ नहीं बदलेगा, पूरी मानव सभ्यता प्रभावित होगी। क्योंकि हिमालय सिर्फ बर्फ का ढेर नहीं, बल्कि एशिया का वाटर टावर है। यहाँ से निकलने वाली नदियाँ, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, यांगजी और मेकोंग, सिर्फ पानी नहीं ढोती, वे अरबों लोगों की तकदीर लिखती हैं। अगर हिमालय का संतुलन बिगड़ा, तो भारत और चीन दोनों के पास लड़ने के लिए जमीन तो होगी, लेकिन पीने के लिए पानी नहीं बचेगा। आज हम जिस हिमालय को एक सीमा के रूप में देखते हैं, उसे विज्ञान की नज़र से देखें तो ये दुनिया का तीसरा ध्रुव है, जहां जलवायु परिवर्तन की मार सबसे पहले और सबसे घातक पड़ रही है। लेकिन विडंबना देखिए, जहां प्रकृति इस पहाड़ को मिटाने पर तुली है, वहीं इंसान यहां और भी गहरी लकीरें खींचने में लगा है। लद्दाख की बर्फीली चोटियों से लेकर अरुणाचल के घने जंगलों तक, आज हजारों सैनिक शून्य से नीचे के तापमान में एक दूसरे की आंखों में आंखें डाले खड़े हैं। यह टकराव आज का नहीं है, इसकी जड़ें उस समय में हैं जब औपनिवेशिक ताकतों ने कागजों पर पेंसिल से नक्शे बनाए थे,
बिना यह जाने कि धरातल पर वो लकीरें किन ऊंचाइयों और खाइयों से होकर गुजरेंगी। 1962 का युद्ध इसी का परिणाम था। वह युद्ध जो सिर्फ दो सेनाओं के बीच नहीं बल्कि दो विचारधाराओं के बीच था। एक तरफ भारत का लोकतंत्र था तो दूसरी तरफ चीन का साम्यवाद। उस समय हिमालय की गोद में जो खून बहा उसने भारत की सुरक्षा नीति को हमेशा के लिए बदल दिया। आज जब हम हिमालय के ऊपर से उड़ते विमानों को देखते हैं या पहाड़ों का सीना चीरकर बनाई गई सुरंगों को देखते हैं तो लगता है इंसान ने जीत हासिल कर ली है, लेकिन हकीकत कुछ और है। आज भी सियाचिन में या गलवान की गलियों में असली दुश्मन गोली नहीं बल्कि कुदरत है, जहां ऑक्सीजन इतनी कम है कि दिमाग काम करना बंद कर देता है और ठंड ऐसी कि खून जम जाए। फिर भी ये दोनों देश यहाँ खरबों रुपए खर्च कर रहे हैं। सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, मिसाइलें तैनात की जा रही हैं और ऊंची चोटियों पर बंकर बनाए जा रहे हैं। इतिहास गवाह है कि जो भी साम्राज्य हिमालय को अपनी मुट्ठी में करने की कोशिश करता है उसे भारी कीमत चुकानी पड़ती है। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि इस खींचतान में उस शांत हिमालय पर क्या बीत रही है? मशीनों के शोर, बारूद के धुएं और हजारों टन कचरे ने इस पवित्र भूमि को एक कचरे के ढेर में तब्दील करना शुरू कर दिया है। जोशीमठ जैसे शहर आज धंस रहे हैं क्योंकि पहाड़ अब और बोझ नहीं सह सकते। सोचिए उस दौर के बारे में जब बौद्ध भिक्षु बिना किसी पासपोर्ट के इन पहाड़ों को पार कर ज्ञान का प्रसार करते थे। जब रेशम मार्ग सिल्क रूट पर चलने वाले व्यापारियों के लिए हिमालय एक बाधा नहीं बल्कि एक आश्रय था, तब इंसान पहाड़ों की पूजा करता था, उन्हें चुनौती नहीं देता था। आज हमने पहाड़ों को अपनी ईगो का हिस्सा बना लिया है। भारत कहता है ये मेरा है, चीन कहता है वो मेरा है, पर हिमालय किसका है? शायद हिमालय सिर्फ अपना है। आने वाले 30 सालों में पानी का संकट इन दोनों देशों को फिर से आमने सामने खड़ा कर देगा। जब तिब्बत के पठार पे बहने वाली नदियों के बहाव को मोड़ने की कोशिश होगी तब हिमालय फिर से युद्ध का केंद्र बनेगा। लेकिन वह युद्ध सीमाओं के लिए नहीं बल्कि अस्तित्व के लिए होगा। इंसान ने तकनीक बना ली है, परमाणु बम बना लिए हैं, आसमान फतह कर लिया है, लेकिन वह आज भी हिमालय के एक मामूली से भूस्खलन के सामने बेबस है। यह पहाड़ हमें याद दिलाता है कि हम चाहे कितने भी आधुनिक क्यों ना हो जाएं, प्रकृति के सामने हम हमेशा बौने रहेंगे। आज जब सूरज हिमालय की चोटियों पर अपनी पहली किरण बिखेरता है तो वह ये नहीं देखता कि नीचे खड़ा सैनिक किस देश की वर्दी पहने है। वह सबको एक समान रोशनी देता है। लेकिन हम इंसान अपनी छोटी सी सोच में बटे हुए इस विशालता को नहीं समझ पा रहे। हिमालय वहीं खड़ा है, स्थिर, शांत और शायद थोड़ा उदास भी, क्योंकि वो देख रहा है कि उसके बच्चे जो कभी उसके साये में पलते थे आज उसी की छाती पर युद्ध की लकीरें खींच रहे हैं। क्योंकि अगर हिमालय गिरा तो भारत और चीन के साथ साथ पूरी दुनिया का संतुलन गिर जाएगा। और ये संतुलन सिर्फ पर्यावरण का नहीं है, ये संतुलन है सत्ता का, शक्ति का और शांति का। जरा सोचिए, उस ऊंचाई पर जहां परिंदे भी पर मारने से कतराते हैं वहां आज इंसान ने कंक्रीट के ढांचे खड़े कर दिए हैं। हिमालय की उन गुफाओं में जहां कभी सन्नाटा हुआ करता था वहां आज रडार की गूंज सुनाई देती है। हम भूल गए हैं कि हिमालय एक इकोसिस्टम से कहीं बढ़कर एक इमोशन है, एक ऐसी भावना जिसने हजारों सालों से एशिया के मानस को बांध कर रखा है। लेकिन आज का सच कड़वा है। आज हिमालय के सीने पर डेवलपमेंट के नाम पर जो जख्म दिए जा रहे हैं उनका हिसाब बहुत जल्द चुकाना होगा। जब हम पहाड़ों को काटकर चौड़ी सड़कें बनाते हैं तो हम सिर्फ रास्ता नहीं बना रहे होते, हम उस ढाल को कमजोर कर रहे होते हैं जो सदियों से स्थिर थी। यही कारण है कि आज बादल फटने की घटनाएं, अचानक आने वाली बाढ़ और जमीन का धंसना एक आम बात हो गई है। हिमालय अब हमसे नाराज है और इस नाराजगी के बीच खड़ी हैं दो महाशक्तियां, भारत और चीन। दोनों की अर्थव्यवस्थाएं बढ़ रही हैं, दोनों की जरूरतें बढ़ रही हैं और इन जरूरतों को पूरा करने के लिए चाहिए ऊर्जा। यही ऊर्जा की भूख हिमालय की नदियों पर बांध बनाने को मजबूर कर रही है। चीन का ग्रेट बैंड प्रोजेक्ट हो या भारत की जल विद्युत योजनाएं, हम पानी को बिजली में बदलने की होड़ में उस पानी की आत्मा को ही मार रहे हैं। आज जब सैटेलाइट से हिमालय की तस्वीरें ली जाती हैं तो उनमें सफेद बर्फ के बीच काले धब्बे नजर आते हैं। ये धब्बे कार्बन के हैं, प्रदूषण के हैं, जो हजारों मील दूर की फैक्ट्रियों से उड़कर इन पवित्र चोटियों पर जम रहे हैं। ये काला कार्बन सूरज की गर्मी को सोख रहा है और बर्फ को और तेजी से पिघला रहा है। ये एक ऐसा चक्र है जिसे रोकना अब शायद किसी एक देश के बस की बात नहीं। क्या हम एक ऐसे भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं जहां हिमालय सिर्फ किताबों में रह जाएगा, जहां माउंट एवरेस्ट की चोटी पर बर्फ नहीं सिर्फ नंगी चट्टानें होंगी? अगर ऐसा हुआ तो वो नदियां जो हमारे खेतों को सींचती हैं वे सिर्फ मौसमी नाले बनकर रह जाएंगी। और जब पानी के लिए हाहाकार मचेगा तब ये सीमाएं, ये चौकियां और ये मिसाइलें किसी काम की नहीं होंगी। प्यास कभी सरहद नहीं देखती। आज भी जब रात के सन्नाटे में हिमालय की बर्फीली हवाएं चलती हैं तो वे एक कहानी सुनाती हैं, उन लोगों की कहानी जिन्होंने इस पहाड़ को अपना खुदा माना, उन वीरों की कहानी जिन्होंने इसकी रक्षा में अपनी जान दी और उन मुसाफिरों की कहानी जो यहाँ शांति की तलाश में आए। लेकिन आज की हवाओं में एक डर है, एक अनजाना सा खौफ।
भारत के लिए हिमालय उसकी पहचान है, उसकी संस्कृति का आधार है। कैलाश मानसरोवर से लेकर बद्रीनाथ तक हमारी आस्था इन ऊंचाइयों में बसी है। वहीं चीन के लिए ये उसके विस्तारवादी सपनों और सुरक्षा की एक मजबूत दीवार है। दो अलग नजरिए, लेकिन पहाड़ एक ही है। हमें यह समझना होगा कि हिमालय कोई प्रॉपर्टी नहीं है जिसे बांटा जा सके। यह एक धरोहर है जिसे बचाना अनिवार्य है। यदि भारत और चीन अपनी पुरानी कड़वाहटों को भुलाकर इस थर्ड पोल को बचाने के लिए हाथ नहीं मिलाते, तो आने वाला समय हमें इतिहास के सबसे बड़े पलायन के लिए मजबूर कर देगा। जब पहाड़ रहने लायक नहीं रहेंगे और मैदानों में पानी नहीं होगा, तब इंसान कहाँ जाएगा? आज तकनीक ने हमें इतना ताकतवर बना दिया है कि हम अंतरिक्ष में घर बसाने की सोच रहे हैं, लेकिन हम उस छत की मरम्मत नहीं कर पा रहे जो हमारे सिर पर है। हिमालय हमारी छत है, और इस छत में अब दरारें पड़ चुकी हैं। इस 30 मिनट की दास्तां का अंत हम किसी नतीजे पर नहीं, बल्कि एक सवाल पर करते हैं। क्या हम आने वाली पीढ़ियों को एक ऐसा हिमालय देंगे जो गौरव से सर ऊंचा किए खड़ा हो, या हम उन्हें देंगे एक बंजर, सूखा और विवादित पत्थरों का ढेर? वक्त हाथ से रेत की तरह फिसल रहा है। हिमालय अब भी चुप है। वह इंतजार कर रहा है कि कब इंसान अपनी सरहदों की लड़ाई से थक कर उसकी पुकार सुनेगा, क्योंकि हिमालय के भी अब फैसला हमारा है कि हम उसके साथ खड़े हैं या उसके खिलाफ। लेकिन सवाल यह है कि इस महासंग्राम में जब हिमालय करवट बदलता है, तो वह किसके पक्ष में खड़ा होता है? अगर हम सामरिक दृष्टिकोण से देखें, तो हिमालय ने हमेशा एक रक्षक की तरह भारत का सिर ऊंचा रखा है। भारत और चीन के बीच ये पहाड़ सिर्फ एक दीवार नहीं, बल्कि भारत का सबसे बड़ा स्ट्रैटेजिक एडवांटेज है। अगर आप नक्शे को ध्यान से देखें, तो चीन की तरफ से हिमालय तक पहुंचना एक समतल पठार जैसा है, तिब्बत का पठार। लेकिन भारत की तरफ से ये एक खड़ी चढ़ाई है। पहली नज़र में ये एक मुश्किल लगती है, लेकिन युद्ध की भाषा में इसे हाई ग्राउंड कहते हैं। भारतीय सैनिक इन चोटियों पर सालों से रह रहे हैं। उनकी रगों में इन पहाड़ों की ठंडी हवाएं दौड़ती हैं। लद्दाख से लेकर सियाचिन तक भारतीय सेना ने दुनिया की सबसे ऊंची युद्ध भूमि पर रहने का जो हुनर सीखा है, वह चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के लिए आज भी एक पहेली है। चीन अपनी तकनीक और सड़कों पर भरोसा करता है, लेकिन हिमालय में तकनीक अक्सर दम तोड़ देती है। वहां काम आती है इंसान की हिम्मत और फेफड़ों की ताकत। 1962 में भले ही स्थितियां अलग थीं, लेकिन आज का भारत हिमालय की हर चोटी, हर दर्रे और हर वैली को अपनी हथौड़ी की तरह इस्तेमाल करना जानता है। हिमालय भारत के लिए एक नेचुरल फोर्ट्रेस यानी प्राकृतिक किला है। जब सर्दियां आती हैं और रास्ते बंद होते हैं, तब भी भारतीय जांबाज इन दुर्गम इलाकों में तैनात रहकर चीन की हर हरकत पर नजर रखते हैं। लेकिन क्या चीन इस सच को स्वीकार करता है? चीन की रणनीति हमेशा से बिना लड़े जीतने की रही है, लेकिन हिमालय ने उसे हमेशा उलझाए रखा है। चीन के लिए हिमालय एक बाधा है जो उसे दक्षिण एशिया के गर्म पानी के बंदरगाहों तक पहुंचने से रोकती है। इसीलिए वह पहाड़ों को काट कर, सुरंगें बनाकर कुदरत के नियमों को चुनौती दे रहा है। वह चाहता है कि हिमालय की ऊंचाई उसकी ताकत बने, लेकिन कुदरत का कानून कहता है कि जो पहाड़ों का सम्मान नहीं करता, पहाड़ उसे कुचल देते हैं। भारत के लिए हिमालय सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं, माँ का आंचल है। हमारी नदियाँ, हमारे तीर्थ, हमारे ऋषि मुनि सब इसी की गोद में है। ये सांस्कृतिक जुड़ाव भारत को एक मानसिक मजबूती देता है। युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं, हौसलों से जीता जाता है, और हिमालय के साये में रहने वाले भारतीयों का हौसला इन चोटियों जितना ही ऊंचा है। जरा सोचिए, अगर कल को तनाव और बढ़ता है, तो हिमालय किसकी ढाल बनेगा? इतिहास गवाह है कि जिसने इस मिट्टी को अपनी श्रद्धा दी, हिमालय ने उसे अपनी छत्र छाया दी। चीन यहाँ एक बाहरी आक्रमणकारी की तरह आता है, मशीनों और कंक्रीट के साथ, जबकि भारत यहाँ एक पुत्र की तरह खड़ा है। और यही वह अंतर है जो कागजों पर नहीं, युद्ध के मैदान में दिखाई देता है। आज जब हम 50 मिनट की इस गहरी चर्चा के अंत की ओर बढ़ रहे हैं, तो हमें यह समझना होगा कि भारत और चीन की यह प्रतिद्वंद्विता सिर्फ सीमाओं की नहीं है, ये प्रकृति बनाम मशीन की भी जंग है। भारत ने हिमालय के साथ रहना सीखा है, जबकि चीन उसे वश में करना चाहता है। मगर याद रहे, हिमालय किसी का गुलाम नहीं है। वह आज भी उतना ही अजय है जितना कि सतयुग में था। आज के आधुनिक युग में जब सैटेलाइट्स और ड्रोन आसमान में चक्कर काट रहे हैं, तब भी हिमालय के घने बादलों और बर्फीले तूफानों के पीछे क्या छिपा है, ये कोई नहीं जान सकता। अंत में ये जंग सिर्फ इस बात पर तय नहीं होगी कि किसके पास कितनी मिसाइलें हैं, बल्कि इस पर तय होगी कि हिमालय की आत्मा किसके साथ है। और भारत के लिए हिमालय हमेशा से देवभूमि रहा है। वह भारत का प्रहरी था, प्रहरी है, और जब तक ये आसमान रहेगा, वह प्रहरी बनकर खड़ा रहेगा। हिमालय की खामोशी को उसकी कमजोरी मत समझना। वो देख रहा है, वो परख रहा है, और जब सही समय आएगा, तो वही फैसला करेगा कि इस महान खेल का असली विजेता कौन है। भारत और चीन के बीच खड़ा यह विशाल पर्वत आज भी एक ही संदेश दे रहा है कि जो सरहदें इंसान ने खींची हैं, वे अस्थायी हैं। हिमालय खड़ा है अटल, अमर और अनंत, और उसके साये में खड़ा भारत
आज दुनिया की आंखों में आंखें डालकर कह सकता है कि हमारी सीमाओं की रक्षा खुद विधाता कर रहा है। लेकिन क्या विधाता की ये ढाल हमेशा ऐसी ही रहेगी, या हम एक ऐसे मोड़ पे खड़े हैं जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं है? यहाँ से कहानी एक नया मोड़ लेती है। जब हम भारत और चीन की सेनाओं की बात करते हैं तो अक्सर टैंकों, जहाज़ों और मिसाइलों की गिनती की जाती है, लेकिन असली गणित इन ऊंचाइयों पर बदल जाता है। चीन ने तिब्बत के पठार पर जो रेल लाइन बिछाई है और जो एयरबेस बनाए हैं, वे देखने में आधुनिक लगते हैं, पर हिमालय की एक करवट, एक बड़ा भूकंप या एक भीषण हिमस्खलन उस पूरे नेटवर्क को ताश के पत्तों की तरह बिखेर सकता है। भारत की ताकत उसकी रसद लॉजिस्टिक्स की तेजी नहीं, बल्कि उसकी माउंटेन वॉरफेयर की वो महारत है जो उसने दुनिया की सबसे ऊंची चोटियों पर अपनी जान देकर कमाई है। पर असली सवाल तो अब शुरू होते हैं, जिनका जवाब ढूंढने के लिए आपको अपनी सोच की सरहदें पार करनी होंगी। क्या होगा अगर आने वाले 10 सालों में हिमालय के ग्लेशियर इतनी तेजी से पिघले कि ब्रह्मपुत्र और सिंधु जैसी नदियों का बहाव नियंत्रण से बाहर हो जाए? क्या तब भी भारत और चीन सीमाओं पर पेट्रोलिंग करेंगे, या वे एक दूसरे के शहरों को डूबने से बचाने की भीख मांगेंगे? जरा सोचिए, क्या चीन का तिब्बत पर कब्जा उसकी सबसे बड़ी जीत थी, या वो उसकी सबसे बड़ी रणनीतिक भूल बनने वाली है? क्योंकि तिब्बत को हड़प कर चीन ने भारत के साथ अपनी प्राकृतिक सुरक्षा बफर जोन खो दी। आज दोनों देश एक दूसरे की सांसों की आहट सुन सकते हैं। ये नज़दीकी ही सबसे बड़ा खतरा है। क्या आप जानते हैं कि हिमालय की कुछ चोटियां ऐसी भी हैं जहां आज तक किसी इंसान का पैर नहीं पड़ा? उन रहस्यमयी घाटियों में क्या छिपा है? क्या वहां कुछ ऐसे प्राकृतिक संसाधन हैं जिनके लिए यह पूरी जंग लड़ी जा रही है, या फिर यह सिर्फ जमीन के एक बंजर टुकड़े की लड़ाई है? सच्चाई तो यह है कि हिमालय अब एक टाइम बम बन चुका है। एक तरफ भू राजनीति, जियोपॉलिटिक्स का दबाव है, और दूसरी तरफ पर्यावरण का। अगर युद्ध होता है तो वो सिर्फ गोलियों का नहीं होगा, वो इकोलॉजिकल वॉर होगा। क्या इंसान इतना ताकतवर हो गया है कि वो बादलों की दिशा बदल सके, या फिर पहाड़ों के नीचे दबे यूरेनियम और लिथियम के भंडारों के लिए हम उस पूरी सभ्यता को दांव पर लगा रहे हैं जो गंगा और यंगदजी के किनारों पर बसी है? आज जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो बॉर्डर पे कोई सैनिक शायद -30 डिग्री तापमान में खड़ा होगा। वो किसके लिए लड़ रहा है? उस मिट्टी के लिए जो शायद कल खिसक जाए, या उस गौरव के लिए जो सदियों से इस पर्वत ने हमें दिया है? भारत और चीन के बीच का यह तनाव सिर्फ दो देशों का झगड़ा नहीं है, ये एशिया के भविष्य का फैसला है। तो सवाल आपके लिए है, क्या आपको लगता है कि हिमालय अगले 100 सालों तक भारत की रक्षा कर पाएगा, या फिर तकनीक और ग्लोबल वार्मिंग इस अभेद्य दीवार में सेंध लगा चुके हैं? क्या भारत को अब हिमालय के भरोसे रहना छोड़कर अपनी रणनीति पूरी तरह बदल लेनी चाहिए? और सबसे बड़ा रहस्य, क्या हिमालय वाकई खामोश है, या वह अपनी अगली दहाड़ की तैयारी कर रहा है? वह दहाड़ जो सीमाओं को मिटा देगी, जो अहंकार को तोड़ देगी, और जो इंसान को यह याद दिलाएगी कि वह इस धरती का मालिक नहीं, सिर्फ एक मेहमान है। अगली बार जब आप उत्तर की ओर देखें तो याद रखिएगा, वह सिर्फ एक पहाड़ नहीं है, वह एक जीता जागता गवाह है जो आपकी और मेरी कई पीढ़ियों को खाक होते देख चुका है, और आज भी अपनी जगह से एक इंच नहीं हिला। क्या आप तैयार हैं उस सच को जानने के लिए जो इन बर्फीली चोटियों के पीछे दबा हुआ है? क्योंकि जो हमें दिखाई दे रहा है वह तो सिर्फ इस विशाल बर्फ के पहाड़ का सिरा, टिप ऑफ द आइसबर्ग है। असली खेल तो अभी शुरू हुआ है। आपकी क्या राय है? क्या हिमालय भारत का सबसे मजबूत साथी है, या हमारा सबसे बड़ा खतरा बनता जा रहा है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें, क्योंकि आपकी एक सोच भविष्य का रुख बदल सकती है। देखते रहिए